Hello everyone, my name is Dr. Varnali Bhattacharya. I'm a consultant pediatrician and an asthma specialist. There have been a lot of talks recorded by me for all of you on YouTube. However, this time my talk is going to be in Hindi. It's a request from my nurses as well as some of the patients at the clinic. तो आज हम थोड़ा स्पेशल करने वाले हैं. What I'm going to do is frequently asked questions by parents, and we are going to take only 3 today. दो टॉप 3 जो प्रश्न पूछे जाते हैं मुझे हर मम्मी डैडी जिनके बच्चों को हम बताते हैं कि उनके बच्चों को दमा है, और हम ज़रूर उनको मदद कर पाएंगे. पर कुछ शुरू करने के पहले वो हमें कुछ प्रश्न हर बार पूछते हैं. पहला प्रश्न कि मैम आप श्योर तो हैं ना, क्योंकि हमारे बच्चे को कभी दमा आप बोल रही हैं पर ये कभी हाँफा तो नहीं, या ये तो बहुत अच्छी तरह खेल सकता है, और सो ही इज नेवर बीन शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और ही इज नेवर बीन ब्रेथलेस. व्हाई डू यू स्टिल से इट इज एस्थमा एंड ही ओनली हैज कॉफ, एंड सम ऑफ देम से ही हैज कॉफ और वीज. जो आप भी जानते हैं, हिंदी में भी वीज को वीज बोलते हैं, पर जो सीटी जैसे आवाज आती है, तो वो सीटी जैसे आवाजें कब आती हैं? जब हवा की नाली पतली हो जाती हैं. तो फिर हम इन पेरेंट्स को बताते हैं कि जो पब्लिक परसीव करता है, सोचता है कि दमा मतलब हाफना, वो गलत फहमी है. दमे के पेशेंट्स आते हैं खांसी से, व्हीज से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से, और कभी कभी यस वो ब्रेथलेस भी आते हैं. कभी उसको बोलते हैं कि टाइटनेस, जैसे कि एक अद्भुत सा डिस्कम्फर्ट होता है छाती में. पर बच्चे नॉर्मली आते हैं खांसी, व्हीज और यस सम ऑफ देम हैव ब्रेथलेसनेस. बट 70 to 80% बच्चे आते हैं जिनमें खांसी रहता ही है और उसके साथ व्हीज हो सकता है. और व्हीज कभी कभी पेरेंट्स उनको पता नहीं, तो उनको वो आवाज़ कैसे है वो समझ में नहीं आता, तो उन्हें लगता है कि हवा की नाली तो सही है, सिर्फ खांस रहा है. नाउ दमा की खांसी थोड़ी अलग किस्म की रहती है. वो खांसी कैसे रहती है? वो खांसी जनरली सुबह सुबह होती है, सुबह सुबह 3-4 बजे, और या जब ये बच्चा उठता है. कभी ये बच्चा सुबह सुबह उठ जाता है खांसते खांसते, वो हमें चौकन्य करता है कि ये खांसी दमा की खांसी हो सकती है, एस्थमा की खांसी हो सकती है. सेकंड, ये खांसी ज़्यादा होती है जब ये बच्चा खेलता है, भागता है. कभी कभी छोटे बच्चों में जो इतने खेल भाग नहीं रहे हैं, पर ये बच्चा हंसी या रोना, ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है. सो पेरेंट्स बताते हैं कि हर बार जब ये बच्चा हंसता है या रोता है तो ये बच्चा खांसने लगता है, तो वो भी हमें चौकन्या कर देता है कि ये दमा की खांसी है. ये खांसी कभी ये बच्चा ट्रिगर को एक्सपोज हो गया, जो उसका ट्रिगर है सिगरेट स्मोक, पोल्यूशन, दिवाली के बाद जो वातावरण होता है, उसके बाद कहीं गए जहाँ कछुआ छाप अगरबत्ती है, या अगरबत्ती या हवन हो रहा है, सो कोई भी धूल धुआं से एक्सपोज्ड हो गए अचानक, या सम ऑफ देम हैव टू एनिमल टेंडर्स, कि पशुओं में जो प्रकार के कीटाणु हैं उससे इनको तकलीफ होता है, या वायरल इन्फेक्शन तो सर्दी खांसी होता है, पर ये खांसी जा ही नहीं रही, ये खांसी सुबह सुबह हो रही है, ये खांसी भागने पे हो रही है, तो ये दमा की खांसी हो सकती है. और ये खांसी अक्सर डॉक्टर्स नेबुलाइज करते हैं, जो कि गलत है. पर अगर कोई भी खांसी नेबुलाइजेशन पे रिस्पॉन्स करता है ड्रामेटिक, तो वो खांसी दमा की है. तो हम जो रिलीवर इनहेलर कभी इनको देते हैं, पर नॉट नेबुलाइजेशन, और अगर वो रिलीवर इनहेलर देने के बाद वो खांसी कम हो जाती है, तो ये खांसी एस्थमा की है. तो प्लीज़ आप समझिए कि दमा मतलब ब्रेथलेसनेस नहीं, दमा मतलब ये सब सिम्टम्स, और इनमें हमें फैमिली हिस्ट्री भी मिलती है.
सेकंड चीज़ जो हर पेरेंट पूछता है कि जो मैंने जिक्र किया रिलीवर इन्हेलर, तो जब हम बोलते हैं कि लंबे अरसे तक इसको अगर कोई भी दवाई देना है तो जहाँ पहुँचाना है वहाँ देना है, तो वो इन्हेलर पहुँचाता है, वो औषध नहीं, क्योंकि वो औषध शरीर में जाएगा। तो हर पेरेंट पूछता है पर अगर आप इन्हेलर देंगे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, या उसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। फिर हम उनको ये ब्रेथ ट्यूब दिखाते हैं कि ये नॉर्मल ब्रेथ ट्यूब है। जिनको एस्थमा है उनकी एयरवेज जो है, एस्थमा लंग्स कमज़ोरी की बीमारी नहीं, एस्थमा एयरवेज की, जो लंग में जो हवा की नालियाँ हैं उनकी बीमारी है। तो इसीलिए जब नाली छोटी हो जाती है तो शरीर में एयर ऑक्सीजन कम होता है, तब ये तकलीफ़ें होती हैं। तो ये देखिए, ये जो लाली और ये सोज है, दिस इज़ इन्फ्लेमेशन इन इंग्लिश, और ये जो लाली और सोज है, देखिए दोनों में अंदर, ये एस्थमा वाली एयरवे है। तो अगर इस एयरवे पे हम सीधा दवाई भेज सकते हैं जिसमें ये लाली और सोज कम हो जाएगी, तो फिर वो इन्हेलर यूज़ करना चाहिए। क्यों हम ओरल मेडिसिन दें जो कि पूरे शरीर में जाएगी? वो ओरल दवाई साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, चिड़चिड़ापन, धड़कन ज़्यादा, पर इन्हेलर नहीं करती। आप इस स्टेज में कभी कभी क्लिनिक में लेके आते हैं, हॉस्पिटल में, जब सांस लेने को तकलीफ है, आपका बच्चा भी इस स्टेज पे है, इस स्टेज पे तो नहीं डालना मांगते ना, इसीलिए आप बोलते हैं कि वो तो कभी ब्रेथलेसनेस नहीं हुआ। तो ये वाली के लिए हमें रेगुलर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करना पड़ेगा। मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड का शब्द यूज़ किया तो आपको लगेगा स्टीरॉइड, नहीं, माइक्रोग्राम डोज में यहाँ जो पहुँचाने वाली स्टीरॉइड से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। और क्योंकि इन्हेलर से दवाई इधर जाता है तो हमें इतना कम आवश्यकता पड़ता है। कम मतलब साइड इफ़ेक्ट्स कम, स्ट्रॉन्ग नहीं है, और क्योंकि हम उधर ही पहुंचाते हैं तो वो इफ़ेक्टिव जल्दी हो जाता है। इसीलिए आपको लगता है जब डॉक्टर नेबुलाइजेशन देता है तो वो फटाफट इफ़ेक्ट हो जाता है, बल्कि सिरप से। यही आप नेबुलाइज़र ना यूज़ करके अगर आप इन्हेलर से करेंगे तो वो मच बेटर रहेगा। एक मेरा टॉक है नेबुलाइजेशन पे, वो भी ज़रूर देखिएगा। मेरा टॉक है इन्हेलर कैसे करके टेक्निक देते हैं, उसमें भी देखिएगा। तो अगर आपको लगेगा कि मेरा बच्चा ले पाएगा क्या, तो हम सबको बताते हैं सब बच्चे ले सकते हैं। कुछ बच्चे पहली बार थोड़ा घबराते हैं या रोते हैं, पर अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप सही कर पाएंगे तो वो बच्चा ज़रूर कर पाएगा, राइट। तो तीसरा कॉमन क्वेश्चन, अच्छा वो बोलते हैं आदत तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं। ब्रश करते हैं बच्चे, वो आदत पड़ती है क्या? नहीं ना, वो ज़रूरत है। कभी कभी मेरे सामने यंग पेरेंट्स बैठते हैं जिनकी ऐनक है। अभी मैं तो बुज़ुर्ग हूँ, उम्र से काफ़ी हूँ, इसलिए मेरे को ये ग्लासेस चाहिए। पर जो यंग पेरेंट्स को ग्लासेस पहनते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि आपको उनकी आदत है क्या? नहीं, आपको उनकी आवश्यकता है। तो आपके बच्चे को इन्हेलर की आवश्यकता है और कोई तकलीफ नहीं होगी। तीसरा जो कॉमन प्रश्न है और जो हर पेरेंट पूछता है कि क्या नहीं देना चाहिए आहार में। दुख की बात है कि बहुत अच्छे पदार्थ बच्चों को नहीं दिया जाता ये सोच के कि उन्हें दमा है। वो गलत है। वो केला नहीं देते, वो सिट्रस फ्रूट जैसे संतरे वगैरह नहीं देते, वो एप्पल नहीं देते, वो दूध रोक देते हैं, कोई चावल रोक देते, बोलते हर सफ़ेद पदार्थ दमा को बढ़ाएगा। वो गलत है। फूड एलर्जी अपने देश में तो बहुत कम है, और फूड एलर्जी का भी एस्थमा के साथ हर को नहीं है। वो फूड एलर्जी के प्रेजेंटेशन है। तो अगर वो हमें पूछे कि क्या नहीं देना चाहिए, हम बोलते हैं ऐसे आहार नहीं देना जिसमें आर्टिफिशियल कलर है या प्रिजर्वेटिव है या कोई एडिटिव है। वो केमिकल्स यस एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका एस्थमा से रिलेशन है, पर सबको नहीं होता।
So yes, milk products, tree nuts, ground nuts, soy, shellfish जैसे prawn, lobster, crab हो, पर सबके लिए नहीं। तो हम बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि हर बार जब इस बच्चे को दिया गया उसको कष्ट होता है, तो फिर आप हमसे डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पर सब कुछ प्लीज़ मत रोकिए, क्योंकि अक्सर एस्मा वाले बच्चे जब आते हैं वो ग्रोथ चार्ट में नीचे रहते हैं, क्योंकि वो बीमार पड़ते रहते हैं और उन्हें इतने सब अच्छे चीज़ों से रोका जाता है। पर अगर हम एस्मा अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तो ये सब नहीं होगा। तो आज मैंने सिर्फ ये 3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात किया है। अगले सेशंस में बाकी प्रश्न का भी हम आंसर देंगे। तो दिस टॉक हैज़ बीन इन हिंदी, एंड क्योंकि ये आपके रिक्वेस्ट से आया कि अगर हम बनाएंगे तो हम सब के लिए ये इजी रहेगा। सो जो मैं हर टाइम बोलती हूँ, हमारा ये क्लिनिक बच्चों के फेफड़े को दिल से भी, हमारे दिल से प्यार करता है। तो प्लीज़ अपने एस्मा का ख्याल रखिए। और ये मैं टॉक स्पेशली बना रही हूँ क्योंकि विश्व एस्मा दिवस आने वाला है। इस साल वो 2 मई पे होता है। हर वर्ष में 2 मंथ ऑफ मई का जो 2 ट्यूसडे है वो पूरी विश्व एस्मा दिवस मनाती है। तो इस साल मैं अपने शहर में नहीं रहूँगी और एक शहर में एस्मा की जानकारी देने के लिए जा रही हूँ। पर आप सबके लिए बेस्ट विशेस, और अपने बच्चे का और अपने खुद के दमा का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू।